Yes, good morning, students. Today we are going to discuss the story from your Kshitij book, chapter number 4. Name of the chapter, which is written by Jabir Hussain, सांवरे सपनों की याद. This chapter is written by जाबिर हुसैन. हम थोड़ा सा जाबिर हुसैन के बारे में देखेंगे कि जाबिर हुसैन का जन्म जो है वो बिहार के नालंदा ज़िले में हुआ 1945 ईस्वी में. ठीक है. अंग्रेजी भाषा साहित्य में काफ़ी उपाधियाँ इन्होंने प्राप्त की और फिर प्रिंसिपल के रूप में भी इन्होंने इंग्लिश भाषा में और साहित्य में, लिटरेचर में इन्होंने वहाँ पर जॉब भी की है किसी स्कूल में. 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए. 1995 में इन्हें बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया गया. इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं, एक नदी रेत भरी, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगा, डोला बीबी का मज़ार. इनकी जो भाषा शैली थी वो कैसी थी? वो बहुत सहज थी, रोचक थी. सांवरे सपनों की याद जो है ये इनका डायरी शैली में रचित संस्मरण है, जो कि इन्होंने सालिम अली जो पक्षी विज्ञानी थे उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था. इसमें उन्होंने बहुत सी उर्दू के प्राचीन शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं थोड़ा चैप्टर के बारे में. पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा नहीं, पूरी स्टोरी बताऊंगी मैं आपको. हाँ, लेकिन स्टोरी सुनने के बाद हर स्टूडेंट प्लीज़ बुक में से ज़रूर पढ़ना इसको, सो डैट अगर मुझसे कुछ छूट जाता है स्टोरी बताते हुए वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके. अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है हर चीज़ को बताने की, लेकिन फिर भी कभी कहीं कोई लाइन स्किप हो जाए तो प्लीज़ मेरी स्टोरी सुनकर उसके बाद उसे बुक में से ज़रूर पढ़िए. क्लियर? इस चैप्टर में क्या है, जो जाबिर हुसैन द्वारा रचित यह पाठ सांवरे सपनों की याद किसके ऊपर निर्भर है? ये सालिम अली जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं उनके साथ संबंधित है. ये इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है. ठीक है. सालिम अली अपने जीवन के अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं. वे उस वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गया. जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी को कोई अपना जीवन देकर भी नहीं जीवित कर सकता, वैसे ही अब सालिम अली को भी जीवित नहीं किया जा सकता. सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठता था. यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? वो प्रकृति प्रेमी थे. अब ये क्या स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवरे सपनों का एक हुजूम मौत को खामोश वादी की तरफ अग्रसर है. कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है. अंतहीन सफ़र पर जा रहे हैं. भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली अब आखिरी पलायन पर हैं. एक वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं. इन चीज़ों का क्या अर्थ है? मतलब उनकी मृत्यु हो गई है. अब उनकी देखो, राइटर ने कितने सुंदर तरीके से उनको, एक प्राकृतिक विज्ञानी हैं, वो पक्षी विज्ञानी हैं, उनकी मृत्यु को भी कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने लिखा. उन्होंने परिंदों के साथ, पक्षियों के साथ उनकी मृत्यु का जो है कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी है यहाँ पे, कि जैसे पक्षी जब गाता है और गाते गाते बाद में उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी आवाज़ हमें दोबारा नहीं सुनाई देती उसी पक्षी की. उसी तरह से जब कोई भी इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी डेड बॉडी के पीछे पीछे जो लाखों लोग, हज़ारों लोग, 100 की संख्या में लोग, जिसको मज़ल बोलते हैं, वो लोग जाते हैं ना पीछे पीछे.
इतने लोग रोते भी जाते हैं, इतने उसके अच्छे साथी होते हैं, परिवारजन होते हैं, फिर भी उस मौत के आगोश में गए हुए उस इंसान को लेखक कहते हैं कि कोई भी वापस नहीं उसको ला पाता। लेखक कहता है कि न मालूम, जब इतिहास की बात करते हुए लास्ट में वो कहते हैं कि जब न मालूम कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी, गोपियों को अपनी शरारतों से तंग किया था, माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाछ पिया था, और कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, कुंजों में विश्राम किया था, बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमय कर दिया था। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। कहने का भाव है कि हमने नहीं देखा कि ये जो रास लीला सारी भगवान कृष्ण के बारे में हमें बताया जाता है, हम सिर्फ इसको धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमने कभी इसको नहीं देखा। उसी तरह से जैसे कृष्ण भगवान की लीलाओं को हमने नहीं देखा, लेकिन आज भी वृंदावन में कहते हैं उनकी बांसुरी का जादू हर तरफ छाया हुआ है, उसी तरह से चाहे जो सालिम अली हैं इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, फिर भी आज भी पक्षी जगत में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज भी उनका नाम वहाँ पर वैसे ही लोग याद करते हैं। सालिम अली के संबंध में लेखक क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि वह कमज़ोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि कैंसर की बीमारी से चल बसा। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज और सेवा में लगे रहे। प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। क्या बीमारी थी उनको? उनको कैंसर का रोग हो गया था। और कितनी एज के थे? नियरली अबाउट टू क्रॉस 100, 98 99 के थे वो, 100 क्रॉस करने वाले थे, ठीक है। लेकिन उनकी मृत्यु कब हो गई? 100 वर्ष से पहले। और किस चीज़ के कारण? कैंसर की बीमारी के कारण, ठीक है। और अंतिम क्षणों तक भी वो जीवन में पक्षियों की खोज में लगे रहे। कहते कि जो लेखक है वो कहते कि उन जैसा वर्ड वॉचर क्या है? वर्ड वॉचर मतलब पक्षियों को देखने वाला, वॉच करने वाला, शायद ही कोई हमें और मिले। वे सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना भी उनके साथ थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तहमीना, ठीक है जी। सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नाम याद रखना है, कौन है प्रधानमंत्री उस समय के? चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों ही नहीं हैं। लेखक को चिंता है कि पर्यावरण के संभावित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों को पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि साइलेंट वैली में होने वाले जो नुकसान थे, हवाओं के दुष्प्रभाव थे जो पक्षियों को प्रभावित कर रहे थे, उसकी तरफ इन्होंने ध्यान दिलवाया था। किसका? चौधरी चरण सिंह का। साइलेंट वैली के ऊपर, ठीक है, जगह है एक साइलेंट वैली, राजस्थान में, रेगिस्तानी है वो सारी। तो वहाँ पर पक्षियों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में इन्होंने किसका ध्यान आकर्षित करवाया? चौधरी चरण सिंह का। आज वो दोनों नहीं है, तो लेखक यहाँ पर एक चिंता दिखा रहा है कि ना वो प्रधानमंत्री हैं, ना सालिम अली है। अब पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? इसके ऊपर आने वाले खतरों के लिए कौन एक दूसरे को समझाएगा? किसी के सामने जाकर बात करेगा? ठीक है, इस बात को सोचकर आज कहता उनकी आंखें जो हैं वो नम हो रही हैं। अब इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा? जो सालिम अली है, उन्होंने अपनी एक जो है आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो, जिसका नाम था फॉल ऑफ द स्पैरो। उसमें उन्होंने अपने जीवन की एक घटना लिखी थी। डॉक्टर एच लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने उसके पति के बारे में कुछ लिखने को कहा, तो उसने सिर्फ उत्तर में ये कहा कि छत पर बैठी
बैठने वाली गौरैया उसके पति के बारे में उससे अधिक जानती है। कहने का अर्थ है कि एक तो ये थे हमारे सालिम अली और दूसरे थे डॉक्टर लॉरेंस जो पक्षी प्रेमी थे। अब उनके बारे में क्या बोलते हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई तो लॉरेंस की पत्नी से जब लोगों ने पूछा कि वो कैसे थे, है ना, तो वो भी कहती है कि छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो मेरे पति के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। कहने का अर्थ है कि जो उसकी पत्नी कहती है वो मुझसे ज़्यादा पक्षियों के साथ समय व्यतीत करते थे, इसलिए पक्षी मुझसे ज़्यादा उनको बता सकते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट में क्या है इस चैप्टर में, देखो कि सालिम अली की ना एक बचपन की जो घटना उसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो हम कहेंगे कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनकर रहेंगे। हम आम लोगों के लिए हमें नहीं पता कि पक्षी प्रेमी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, हमारे लिए तो पहेली ही रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की एक गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोजे नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। बचपन में क्या हुआ था कि इंसिडेंट हुआ कि उनकी एयरगन के साथ जब वो हवाई फायर कर रहे थे ना, तो एक गौरैया मतलब चिड़िया उस एयरगन से घायल होकर नीचे गिर गई। ठीक है, ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। क्या हुआ, जब वो गौरैया नीचे गिर गई तो वो ज़िंदगी का उनके एक ऐसा मोड़ था ज़िंदगी का जिसे वो नए नए रास्तों पर लेकर गया। इससे वो इतने उनका जो दिल था वो मतलब कहिए कि दुखा कि वो पक्षियों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए और उनके लिए नई नई खोज करने लगे। ये जीवन की उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है, इसको आपने याद करना है कि उनकी एयरगन से घायल होकर गिरा था एक पक्षी गौरैया। ठीक है जी। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब वो टापू जो होता है वो थोड़ी जगह में होता है, समुद्र तो दूर दूर तक फैला होता है। कि उनकी जो एक पहचान थी, उनकी एक नॉलेज थी, उनका एक समाज में जो पक्षी विज्ञानी के रूप में जो समाज में एक जगह थी, वो कहते मुट्ठी भर नहीं थी लोगों तक, बल्कि पूरे दूर दूर तक उनकी जो थी प्रशंसा लोगों तक की जाती थी। लोग उनको जानते थे। एक समुद्र की तरह, जैसे समुद्र दूर दूर तक फैला होता है, उसी तरह से उन्हें भी लोग दूर दूर तक जानते थे। अब लास्ट में लेखक कहता है कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। तो ये लाइनें क्या हैं, उनको समर्पित की गई हैं, उनके प्रति अपनी एक श्रद्धा, एक भावना अर्पित की गई है लेखक के द्वारा कि वो कितना मिस करता है आज भी उनको, और उनकी याद में वो आज भी उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। वो चाहता है कि ऐसा जो सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी है वो इस संसार से जाना नहीं चाहिए, वो इस संसार में लौट कर आना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि क्या ऐसा व्यक्ति कभी लौट कर आएगा या हम उसे मरा हुआ मान लें, उसे कहीं गया हुआ मान लें। ये सोचकर उसकी आंखें जो लेखक की हैं वो नम हो जाती हैं, और नम आँखों से वो अपने मित्र को पुकारते हुए कहते हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। वो उनसे पूछते हैं कि सालिम अली तुम क्या वापस लौटोगे। हाँ, वो कहता है कि तुम लौटोगे ना। इस उम्मीद पर वो इस अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। राइट, ओके, read it carefully while you will listen the video. Please open your book so that concept should be clear to you.